हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है मिशन लक्ष्य पर। और यहाँ पे जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर कर रहे थे, तो आज का जो पेपर है वो 2014 दिसंबर का है, सेकंड पेपर है। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं अपने। पहला क्वेश्चन जो है आपका कि फ्रॉबेल के आदर्शवाद के विषय में कहा जा सकता है कि, यहाँ आदर्शवाद की बात हो रही है कि अब उसके हिसाब से हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कि शिक्षा प्रगटीकरण की प्रक्रिया नहीं है। सेकंड है कि अधिगम में ज्ञान और भावनाओं और क्रियाओं का संयोजन होता है। शिक्षा को आत्म अनुभूति की प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता, कि स्वतः क्रिया का भाव हस्तचालित क्रियाओं तक सीमित है। तो यहाँ पे आदर्शवाद यानी फ्रॉबेल के आदर्शवाद के अनुसार पूछा गया है। तो इसमें आपका जो बी ऑप्शन है कि अधिगम में ज्ञान, जो अधिगम है, जो लर्निंग है, उसमें हमारा ज्ञान, भावनाएं और क्रियाओं का संयोजन होता है, इसमें तीनों चीज़ें होती हैं। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सत्य के स्वरूप के विषय में बात हुई कि सत्य क्या है। पहला बताया गया है कि आदर्शवादी कहता है कि यह निरपेक्ष है जिसकी खोज तर्क तथा अंतः प्रज्ञा द्वारा की गई है। बी आपका ऑप्शन है यथार्थवादी कहता है कि सतत रूप से परिवर्तनशील है, ये मानव निर्मित अवधारणा है, जबकि यथार्थवादी में परिवर्तनशीलता की कोई बात नहीं है, ये बात जो कही गई है वो प्रयोजनवाद में कही गई। तो ये तो ऑप्शन गलत ही आपका। सी है कि प्रयोजनवादी कहता है कि इसकी रचना मानव के भौतिक विश्व से नियंत्रित करने वाले नियमों से है। तो सत्य में इसमें जो प्रयोजनवाद के अगर हिसाब से इसको जो अगर कह रहे हैं कि प्रयोजनवाद ये बात कहता है, तो उसमें भौतिकता की बात नहीं, उसमें परिवर्तनशीलता की बात हुई। तो ये भी ऑप्शन उचित नहीं है आपका। डी है कि तार्किक मानववादी कहता है कि यह केवल वह है जो व्यक्ति अपने समाज में निर्मित करता है। तो ये भी आपका ऑप्शन ठीक नहीं है। जो पहला है एक ऑप्शन है कि आदर्शवादी कहता है कि ये निरपेक्ष है। सत्य क्या है? निरपेक्ष है, जिसकी खोज तर्क तथा अंतः प्रज्ञा द्वारा की जाती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है कि वे सब व्यक्ति जिनके शिक्षा दर्शन का आधार जो है वो प्रयोजनवाद है। प्रयोजनवाद क्या कहता है? वे जो किसी सत्य को, जो पहले से निश्चित सत्य को नहीं मानता है, वो ये तो कहता है कि सत्य जो है वो अंतिम है, लेकिन वो जो पहले से सत्य जो निर्मित हैं, कोई भी प्रयोग निर्मित है, उनको नहीं मानता है। उसके हिसाब से सत्य परिवर्तनशील है, सत्य बदलता रहता है। और वास्तव में ये बात ठीक है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को नहीं मानते हैं, तो किसी चीज़ को नहीं जानते, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज हमको नहीं होता, तो हम सोचते हैं कि ये चीज़ नहीं हो सकती, ऐसा असंभव है। लेकिन जब वो कार्य हो जाता है तो उसको सत्य मान लेते हैं। तो इनके हिसाब से भी यही बात है कि प्रयोजनवाद जो है वो परिवर्तनशील है। तो ये दावा करते हैं कि ज्ञान अंतिम है, जबकि सत्य सापेक्ष होता है। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है आपका। चलिए अगला दो अभिकथन आपको दी गए हैं अगले क्वेश्चन में। 4 क्वेश्चन है आपका, 2 अभिकथन है। इसमें एक नीचे जो तर्क है वो इसका कारण है, तो उसको पढ़ते हैं कि इस बात पर लगभग सर्वसम्मति है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में विरत हो रहे यानी कि ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं उनकी दर जो है पब्लिक स्कूलों की तुलना में बहुत अधिक है। अब तर्क क्या बताया गया? ये इसीलिए है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं। तो देखिए, जो पहली बात इन्होंने कही है कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें जो ड्रॉप आउट है पब्लिक स्कूलों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो ये बात ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा प्राथमिक विद्यालयों में इतनी सुविधाएं सरकार देती है, लेकिन तब भी बच्चे वहाँ पे उनकी अटेंडेंस नहीं होती, बच्चे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो और स्कूल छोड़ देते हैं। और जबकि पब्लिक स्कूलों में एक तो जो पब्लिक स्कूलों में जो अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं वो पर्याय सक्षम होते हैं, उनकी फाइनेंशियल जो स्थिति होती है अच्छी होती है, तो वहाँ पे स्कूल छोड़ने के ज़्यादा बातें नहीं आ पाती, स्थितियाँ नहीं आ पाती हैं, ठीक है। तर्क इसका बताया कि वो इसीलिए कि सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रिया। तो ये बिल्कुल गलत है, यानी कि ए सत्य है और जो आपका बी है वो असत्य है। इसके हिसाब से देखेंगे तो बी ऑप्शन जो है कि ये सत्य है परंतु आर असत्य है, तो ये ठीक होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें बताया गया कि एक छात्र एक समस्या लेकर अध्यापक के पास आता है और पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। अध्यापक को वहाँ पे क्या करना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया कि छात्र की योग्यताओं और अभिरुचियों को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को उचित मार्ग बताना चाहिए, कि छात्र को बताए गए अध्यापक यदि छात्र के स्थान पर होता तो क्या करता, ये बताना चाहिए। कि अध्यापक छात्र को ऐसे प्रश्न पूछे जिनसे कि एक समझदारी पूर्ण निर्णय पर पहुंचने के लिए अपेक्षित सूचना का विकास हो सके। कि अध्यापक छात्र को कहे कि वे अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए स्वयं ही विचार करें। तो यहाँ पे देखिए, जब हम किसी तथ्य पर पहुंचना चाहते हैं, किसी रिजल्ट पे पहुंचना चाहते हैं, किसी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं, तो वहाँ पे उस व्यक्ति से हमको प्रश्न करने हैं। अध्यापक छात्र से ऐसे प्रश्न पूछे जिनसे कि समझदारी निर्णय पर पहुंचने के लिए अपेक्षित सूचना का विकास हो सके। तो आपका जो सी है वो बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आधार वाक्य लोकतांत्रिक विद्यालय संचालन में के साथ असंगत है। असंगत की बात पूछ रहे हैं ये लोग, संगत की नहीं असंगत की बात पूछ रहे हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन है कि प्रत्येक अध्यापक को शिक्षा के उद्देश्य प्राप्ति हेतु समान योगदान देना चाहिए। व्यक्ति के कल्याण को प्रोत्साहित करने से समूह का कल्याण सुनिश्चित होता है। व्यक्तियों के निर्णय के सापेक्ष सहयोगात्मक समूह द्वारा लिए गए निर्णय अधिक वैध होते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति एक अनूठा महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। तो देखिए इसमें आपका जो व्यक्ति के कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए समूह का कल्याण सुनिश्चित है, ये भी संगत है। व्यक्तियों के निर्णय के सापेक्ष सहयोगात्मक समूह द्वारा निर्णय किए गए निर्णय अधिक वैध होते हैं, ये भी संगत है आपकी बात। प्रत्येक व्यक्ति का अनूठा महत्वपूर्ण योगदान एक इनोवेशन कर सकता है, तो ये भी बात आपकी ठीक है। लेकिन जो ए ऑप्शन है कि प्रत्येक अध्यापक को शिक्षा के उद्देश्य प्राप्ति हेतु समान योगदान देना चाहिए, ये आपको लोकतांत्रिक के हिसाब से संचालन में यह संगत है। तो ये क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग उसकी जिम्मेदारियां हैं, हर टीचर की या हर जो भी उसमें उस विद्यालय की व्यवस्था संचालन में है उनकी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। तो यहाँ पे जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए समान योगदान की बात कह रही है संगत है, तो आपका ए आपका ऑप्शन ठीक होगा। अब हमको इसमें बेमेल देखना है, ये आपका ऑप्शन 7 है। निम्न में से बेमेल पद को चुनिए। पहला है आपका बुद्धि, अंतकरण, मानस और चित्त। तो इसमें देखिए आपका जो बुद्धि है, अंतकरण, मानस ये एक जैसे हैं, लेकिन बेमेल जो है आपका चित्त है, तो आपको सी ऑप्शन है इसमें। अब अगला क्वेश्चन है शिक्षा प्रारंभ करने हेतु, शिक्षा की शुरुआत करने हेतु प्रवज्जा अनुष्ठान निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये आपका बौद्ध धर्म, अगर आपने पढ़ा है, मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ है अपने उसमें चैनल पे, आप जाके देखिए उसको। उसमें प्रवज्जा की बात की गई है कि जो शिक्षा आरंभ जब होती है तो प्रवज्जा संस्कार अनुष्ठान किया जाता है बौद्ध धर्म में। तो ये आपको बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें आपके मैचिंग का करना है, मैच करने हैं। तो पहला इधर आपके लेखक है, राइटर्स हैं सॉरी, और आपको जैसे इवान इलिच, इन्होंने किस चीज़ को स्कूल है या कोई संस्था है, ये किस चीज़ की इन्होंने बात की थी उसको देखते हैं। तो इन्होंने बात की थी, इवान इलिच जो हैं इन्होंने कही थी डी स्कूलिंग सोसाइटी। यानी डी स्कूलिंग सोसाइटी क्या होती है। इवान इलिच जो थे डी स्कूलिंग की बात करते हैं। डी स्कूलिंग सोसाइटी से इनको यानी कि आपका इवान इलिच का जो थर्ड है डी स्कूलिंग सोसाइटी से इनको मैच कर देंगे। जॉन डीवी किसकी बात करते हैं। जॉन डीवी जो है अगर देखा जाए तो जॉन डीवी द लेबोरेटरी स्कूल की बात करते हैं। पाउलो फ्रीरे जो बात करते हैं, पाउलो फ्रीरे की आपका है, ये करते हैं बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ। पाउलो फ्रीरे इस बार हम लोगों के जो सिलेबस में है और ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इसमें ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझाया हुआ है, बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया हुआ है। तो
पाउलो फ्रीरे से हम मैच कर देंगे बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। फिर है बर्ट्रेंड रसेल एजुकेशन, इसको किससे मैच करेंगे? ये आपका है एजुकेशन एंड सोशल, ये एजुकेशन और सोशल ऑर्डर की बात करते हैं तो इससे मैच कर देंगे। इसके हिसाब से आपका जो ठीक होगा वो है आपका बी ऑप्शन, यानी कि बी बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, वो देखना है हम लोग को। मकतब वह स्थान है जहाँ विद्यार्थियों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, जबकि मदरसे में व्याख्यान होता है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हमको और नहीं पढ़ना है, अगर हम मकतब का पूरी परिभाषा जानते, मकतब कहते हैं कि इसको, तो और ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल ही ठीक है कि मकतब जो है वो स्थान है जहाँ प्रारंभिक शिक्षा इस्लाम धर्म में दी जाती है, और जो मदरसा होते हैं वहाँ पे व्याख्यान दिए जाते हैं। एक तरह से जो उच्च शिक्षा की बात होती है वहाँ होती। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलिए 11 क्वेश्चन है कि शिक्षा की प्रक्रिया में समाज शास्त्र के सामान्य सिद्धांतों के अनुप्रयोग में निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? अब शिक्षा की प्रक्रिया में समाज शास्त्र के सिद्धांतों को अनुप्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ पे क्या किया जाएगा? उसको कहा जाएगा शैक्षणिक समाज शास्त्र, जो कि हम लोगों के सिलेबस में भी है। जो हम लोग नेट पढ़ रहे हैं, नेट का आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, उस सिलेबस में भी आपको शैक्षणिक समाज शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है आपका। आधुनिक समाज में, अब अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक समाज में कोई व्यक्ति औपचारिक शिक्षा, ठीक है, औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने प्रारंभिक वर्षों का एक बड़ा हिस्सा, फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, व्यतीत करता है। ठीक है, तो कहाँ व्यतीत करता है? परिवार में व्यतीत करता है कि समुदाय में व्यतीत करता है कि साथियों के साथ की विद्यालय में? तो वो विद्यालय में अपना आधा से ज़्यादा जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक वर्षों का बड़ा हिस्सा जो है वो विद्यालय में व्यतीत करता है। तो डी आपका ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या सामाजिक व्यवस्था का अंग नहीं है? अब सामाजिक व्यवस्था जो होती है उसमें देखिए मूल्य भी होते हैं, आपकी सामूहिकता भी होती है और आपकी भूमिकाएं भी होती हैं, लेकिन जो नहीं होती वो प्राविधिकी, यानी कि जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, उससे उसका कोई वो नहीं है। तो ये ऑप्शन अंग नहीं है इसका, तो ये आपका ठीक होगा। अब अगला क्वेश्चन कि सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक संगठन में बदलाव मुख्यतः इनके डैश से संबंधित हैं। ठीक है, जब सामाजिक परिवर्तन होता है, सामाजिक संगठन, ये भी टॉपिक इस बार सिलेबस में है और बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। आप चैनल पे जाइए, उसमें देखिए अच्छी तरह से। तो इसमें देखिए सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संगठन में बात हो रही है। तो सामाजिक संगठन में दोनों चीज़ें होती हैं, एक तो संरचनात्मक पहलू भी इसके देखे जाते हैं और जो प्रक्रियात्मक पहलू है उसको भी देखे जाते हैं सामाजिक संगठन में। तो ये दोनों होंगे, यानी कि सी आपका ठीक है कि ए और बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दो कथन दिए गए हैं इसमें भी। अब दो कथन जो है इसमें है कोई समता मूलक समाज अपने सदस्यों को अवसर की समानता देने के साथ साथ प्रतिभा के आधार पर उत्कृष्टता प्रदान करने की दिशा में प्रयासरत रहता है, ये बताया गया है। उसके बाद बताया गया है कि कारण क्या बताया गया है कि ये लक्ष्य परस्पर व्यावर्ती हैं, अतः दोनों को पर्याप्त करना संभव नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इन्होंने जो बताया है, अब कोई भी बात जो बताई है कि कोई क्षमता मूलक समाज के अपने सदस्यों के अवसर की समानता देने के साथ साथ
प्रतिभा के आधार पर उत्कृष्टता प्रदान करने की दिशा में प्रयास रहते हैं। तो हाँ, ये समाज जो है ये कार्य करता है, ये बात है ठीक, बिल्कुल ये कथन कहा गया है, लेकिन इसका जो कारण बताया गया है वो बिल्कुल ही असत्य है, वो सही नहीं है। तो इसके हिसाब से हम लोग कहेंगे इनका जो ठीक है, आपका ऑप्शन जो ठीक है वो है ए सही है, लेकिन आर गलत है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल आपका ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सामाजिक उपव्यवस्था के रूप में किसी स्कूल की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? यहाँ पे भी नहीं की बात हो रही है। तो देखिए, अब यहाँ पे सामाजिक उपव्यवस्था के बारे में बात हो रही है, सामाजिक उपव्यवस्था के रूप में किसी स्कूल की बात हो रही है। एक स्कूल क्या है, सामाजिक उपव्यवस्था है, उसके रूप में उसकी मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो ए आपका ऑप्शन है कि अप्रत्यक्ष स्वरूप संरक्षण, लक्ष्य की प्राप्ति, एकीकरण, और आपका डी है संसाधन समृद्धिकरण। तो देखिए, अगर हम इसको देखते हैं तो अप्रत्यक्ष स्वरूप संरक्षण ये भी है, लक्ष्य की प्राप्ति ये भी है, एकीकरण भी है, लेकिन संसाधन समृद्धिकरण यानी कि संसाधनों को बस लेते रहना, उसको इकट्ठा करते रहना, उसको समृद्ध करते रहना, ये ऑप्शन नहीं है। तो नहीं की बात पूछिए तो डी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नीतियों प्रतिवेदनों को उनकी प्रस्तुति के आधार पर कालक्रम में व्यवस्थित करें और दिए गए सही विकल्प को चुनें। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये देखना है कि पहले कौन सा आयोग आया, पहले कौन सा प्रतिवेदन आया, फिर उसके बाद कौन सी नीतियाँ बनी, ये हम लोगों को देखना है। तो देखिए, पहला जो है, पहले आपका आया है राष्ट्रीय शिक्षक आयोग का प्रतिवेदन, जिसके चेयरपर्सन थे प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आया है, उसके बाद आया है कि प्रबुद्ध और मानवीय समाज की दिशा। इसके बाद आया है आपका शिक्षा की चुनौती, एक नीतिगत परिप्रेक्ष्य, ये है आपका इनकी पहला। फिर आपका है तीसरा, और फिर आया है प्रबुद्ध और मानवीय समाज की दिशा, यानी चेयरपर्सन इसके थे आचार्य राम मूर्ति। और फिर उसके बाद चौथा ऑप्शन की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 संशोधित नीति प्रतिपादन, फिर उसके बाद ये आया है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो आपका जो ठीक है वो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ठीक है। अब है कि अब आपका क्वेश्चन है, ये 18 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 36 से लेकर 51 तक जो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, किससे संबंधित हैं? तो वो 36 से लेकर 51 जो आर्टिकल है वो आपके संबंधित हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों से, जिसको कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो ये डी आपका ऑप्शन ठीक है। नाइनटीन है कि किसी समाज के प्रौद्योगिकीय विकास में महत्वपूर्ण पहलू और इसके नैतिक और विधिक संस्थाओं यानी गैर महत्वपूर्ण पहलू के मध्य एक खाई है। ठीक है, तो ये जो कथन है किस चीज़ से, ये उक्त कथन की भावना निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्पष्ट होती है? तो पहला है ये सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक साम्राज्यवाद, सामाजिक स्त्रीकरण, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, सांस्कृतिक पिछड़ापन या सांस्कृतिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये एक बार क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ध्यान से कि किसी समाज के प्रौद्योगिकीय विकास, जो उसकी टेक्नोलॉजी है उसके विकास और इसके नैतिक और विधिक संस्थाओं के मध्य खाई क्या है? देखिए, जब कोई भी समाज है हम उसमें टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं तो उसमें बाधक तत्व क्या है? उसके सांस्कृतिक पिछड़ापन। ठीक है, सांस्कृतिक पिछड़ापन जो है वो इस भावना
उक्त भावना को नामांकित किस मुख्य खाई है, वो एक तरह के इन दोनों, अगर हम विकास करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी ज़्यादा लाना चाहते हैं, तो एक सांस्कृतिक पिछड़ापन जो है वो एक तरह से इसके नैतिक और विविध संस्थाओं के बीच में एक खाई है। तो ये बिल्कुल आपका ऑप्शन ठीक है, सी आपका ऑप्शन ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय से भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन को सही नहीं माना जा सकता। यहाँ पे भी नहीं की बात पूछी है, नहीं की बात पूछी है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि आज़ादी के समय से शिक्षा का प्रसार होने से शिक्षकों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई। ठीक है, ये है आपका ऑप्शन। फिर कहा गया है कि त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन से विवाद उत्पन्न हुआ। फिर सी है कि उच्चतर शिक्षा के प्रसार से सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ। फिर डी है कि समाज के विभिन्न वर्गों और समाज अलग अलग राज्यों के मध्य अत्यधिक विषमता को समझा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? देखिए, इन्होंने कहा कि जब हम लोगों को आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली, उसके समय से भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित किस कथन को सही नहीं माना जाएगा। तो देखिए, ये जो ऑप्शन नहीं की बात हो रही है, पहला है आज़ादी के समय से शिक्षा का प्रसार होने से शिक्षकों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। तो हाँ, ये बात ठीक है कि पहले की अपेक्षा अगर देखा जाए आज़ादी के समय से, तो शिक्षकों की जो वृद्धि हुई है। और त्रिभाषा सूत्र के उसको संचालित करने में, कार्यान्वयन करने में विवाद उत्पन्न हुआ, ये भी बात ठीक है। और डी आपका देखते हैं समाज के विभिन्न वर्गों में अलग अलग राज्यों में मध्य अत्यधिक विषमता को समझा जा सकता है, ये भी बात ठीक है। लेकिन जो आपका उच्चतर शिक्षा के प्रसार से सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, वो सही नहीं माना जा सकता कि उच्चतर शिक्षा के प्रसार में सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। तो सी, देखिए आप लोग देख सकते हैं कि जो सुधार की बात है, वो जो सुधार की बात है, कहाँ तक सुधार हुआ है उच्चतर शिक्षा में, अभी भी बहुत सी कमियां हैं। तो सी आपका ऑप्शन देखिए, इसको एक बार हम लोग और पढ़ लेते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय से भारतीय शिक्षा में निम्नलिखित कथन को सही नहीं माना जा सकता। तो जो और ऑप्शन है कि आज़ादी के समय से शिक्षा का प्रसार होने में शिक्षकों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई, इनकी बात ठीक है। त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन में विवाद उत्पन्न हुआ, ये भी ठीक है। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि उच्चतर शिक्षा के प्रसार से सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, तो देखिए सुधार तो हुआ है, ये हम नहीं कहते सुधार हुआ है, लेकिन बहुत सुधार नहीं हुआ है उच्चतर शिक्षा में। उनका सभी स्तरों पर प्रसार से सभी स्तरों, जो प्राथमिक विद्यालय हैं या आपके माध्यमिक हैं या उच्चतर, सभी में सुधार हुआ है। तो ये बात ठीक नहीं है। उच्चतर शिक्षा के प्रसार सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता सुधार, तो ये बात सही नहीं है। तो ये इसलिए सी ऑप्शन आपका ठीक होगा इसमें। ट्वेंटी वन है कि निम्नलिखित में से जिस मनोविज्ञान की विषय वस्तु को दर्शाने वाला सर्वाधिक उपयुक्त पद कौन सा है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की बात हो रही है। तो पहला है अवधार्य, नैमित्तिक, पारदर्शी, गतिशीलता। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान की बात अगर करते हैं तो सबसे उपयुक्त पद है गतिशील, क्योंकि इसमें गतिशीलता की बात, शिक्षा जो है गतिशील है, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान एक गतिशील है। तो ये हम बी ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। चलिए अगला है कि 22 है कि शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध को निम्नलिखित में से किस आधार पर सर्वोत्तम ढंग से समझा जा सकता है। शिक्षा और मनोविज्ञान का जो आपस में संबंध है उसको हमको समझना है, तो किस तथ्य से, किस टर्म से हम उसको समझ सकते हैं, वो है हमारा अंतरक्रिया, जो इंटरेक्शन जो उन दोनों का आपस में है, उससे हम इस संबंध को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, यानी कि सी ऑप्शन ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन 23 है कि शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए व्यक्तिक भिन्नता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निहितार्थ। अब शैक्षणिक कार्य हो रहे हैं, उनका आयोजन हो रहा है, तो अगर व्यक्तिक भिन्नता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निहितार्थ उसमें क्या होगा? ठीक है, क्यों उसमें व्यक्तिक भिन्नता देखी जाएगी? शिक्षक केंद्रित उपागम के लिए, कि विषय वस्तु केंद्रित उपागम के लिए, कि परीक्षा केंद्रित उपागम के लिए, कि आपका जो ऑप्शन है कि विद्यार्थी केंद्रित उपागम के लिए। तो जब हम कोई भी कार्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम शुरू करते हैं, आयोजन करते हैं और उस व्यक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखते हैं, तो वहाँ पे हम क्या चीज़ देख रहे हैं? वहाँ पे हम विद्यार्थी केंद्रित उपागम के लिए ये कार्य करते हैं, कि डी ऑप्शन आपका ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि मापन करते समय किन परीक्षणों में माना जाता है कि कतिपय कालक्रमिक आयु तक बुद्धि शीर्षार्थ पहुंच जाती है? ठीक है, बुद्धि मापन करते समय किन परीक्षणों में माना जाता है कि कतिपय कालक्रमिक आयु तक बुद्धि शीर्षार्थ तक पहुंच जाती है? तो ये आपका है कि ऑप्शन शाब्दिक और अशाब्दिक जब परीक्षण होते हैं उसमें ये बात कही जाती, समझी जाती है। तो आपका ऑप्शन जो है वो है ए आपका ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि 12वीं कक्षा का एक छात्र है, अपने स्कूल की वार्षिक परीक्षा में ए ग्रेड पाने का आकांक्षी है, तो निम्नलिखित में कौन सा तत्व उसके अभिप्रेरण को दर्शाएगा? क्या संबद्धता की आवश्यकता है उसको, आत्मसम्मान की आवश्यकता है इसलिए वो ए ग्रेड पाना चाहता है, कि आत्मसिद्धि की आवश्यकता है उसको, कि उपलब्धि की आवश्यकता है? उस छात्र को यहाँ पर वो ए ग्रेड लाना चाहता है 12वीं कक्षा में, तो उसको उपलब्धि की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसीलिए अचीवमेंट चाहता है ना वो, तो ये डी आपका ऑप्शन ठीक है। चलिए आपका ये बच्चों 25 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पूरे हो गए हैं। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी आपको परेशानी है, तो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। अपनी कोई भी सजेशन है तो आप दे सकते हैं। और आप लोगों की पेपर की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और आप लोग बिल्कुल भी पेपर की तैयारी करिए, लेकिन टेंशन मत रखिए, और ना पेपर देने जाइए तो उस समय भी बिल्कुल फ्री होके, टेंशन बिल्कुल भी ना हो, जो कि अगर टेंशन होगी तो जो आपको आता है वो भी भूल जाता है। तो बिल्कुल जो आता है, जितनी तैयारी आपने कर रखी है उसको खुश रहिए और पेपर दे के आइए। बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना, और तैयारी तो आप बहुत अच्छी कर ही रहे हैं, ये पूरा विश्वास है। अगर ये बच्चों, अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।